अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री दीपक मिश्रा जी से, वो अपने ओजस्वी भाषण के साथ में हमारा मार्गदर्शन करें। ये संघ की स्थापना तो हमने पिछले साल कर दी, ये संघ का क्या पाथ होगा, कैसे रूट होगा, क्या हमारे लिए लिमिटेशंस हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताएं। आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, बिकॉज यू ज्वाइंड एज एन IPS ऑफिसर। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने पोस्टिंग पर रहे हैं। CRP में आप स्पेशल DG रैंक से रिटायर हुए। आपने दिल्ली पुलिस के अंदर तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को देखा है। बड़े बड़े राइट्स आपने फेस किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम को आप समझते हैं। गृह मंत्रालय हमारे बारे में क्या सोचता है, उनका क्या नजरिया होता है हमारे प्रमोशन को लेकर, हमारी फैसिलिटीज को लेकर। तो मेरी रिक्वेस्ट है दीपक मिश्रा साहब से कि 2 मिनट के लिए हमारा मार्गदर्शन करें, प्लीज सर। और जब मैं पहली बार DCP बना था तो उस समय तिलक साहब जो हैं, तिलक तुम उसके ये थे ना, आनंद पर्वत नहीं, वो तो तुम बाद में आए थे, रामाकृष्ण साहब के साथ थे। तो मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट था और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मिला था दिल्ली पुलिस के इतिहास में। तो कुछ ज़्यादा नहीं होगी। मैं अंत में चिढ़ से मैंने ये कहा था कि अभी तो गोली चलाइए, लगने दीजिए महाराज, इसके बाद बताएंगे किसको लगी। क्योंकि उससे पहले कम से कम 7-8 मैसेज आ चुके थे, किसको लगी, किसको लगी, किसको लगी। अरे यार, भीड़ में गोली चलाई है, अब तुरंत तो नहीं जाएंगे ना दौड़ते हुए उस गोली के पीछे पीछे। किसी को लगेगी, वो हॉस्पिटल जाएगा, अपने आप जाएगा, तो 10-15 मिनट, आधे घंटे लगेंगे ना पता करने में, और भागेगा भी नहीं, वो कहीं नहीं कहीं तो मिल ही जाएगा। तो मेरे ऊपर वालों को बड़ी परेशानी रहती थी कि किसको लगी, किसको लगी, ये उनको कैसे बताया जाए। बहुत छोटी सी बात थी। फिर मैंने उसी समय ये कहा था कि अभी गोली लगी नहीं है, रास्ते में है, लगेगी तो बता दूंगा। हम सेवानिवृत्त हो गए हम, और सिर्फ हमें आपसे एक ही चीज़ कहना है, कभी भी कोई ऐसा काम आपसे या आपके जो छोटे भाई अभी जो सेवा में हैं उनसे कहिएगा, कभी कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको चल के बाद में शर्म आए या खुद आत्मग्लानि हो। क्योंकि एक वक्त होता है जिसमें आदमी अपने रात में बेडरूम का बत्ती बंद करता है और नींद आती है, उन दोनों के बीच में कुछ वक्त होता है। उस समय आदमी अपने आप अपने सामने में निहायत नंगा रहता है। आपको पता है आपने कहाँ झूठ बोला है, आपने कहाँ पे क्या किया है, जाने में अनजाने में। उस समय आपको कोई कचोट नहीं होनी चाहिए कि आपने आज दिन में ये क्या किया था। दूसरा, हम पुलिस में इसलिए आए थे कि हम सेवा कर सकें। हम पता नहीं कहाँ तक सेवा कर पाते या नहीं कर पाते हैं। हमारी जुबान बहुत गंदी होती है जब हम नौकरी में होते हैं। तो हो सके तो इसको अपने छोटे भाइयों को समझाना, अच्छी भाषा में बात करने के पैसे नहीं लगते हैं, ना ही इससे इज्जत जाती है। यदि मैं मान लो आज आप लोगों से इज्जत से बात कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नहीं जा रही है, बल्कि मैं और आपसे सम्मान ले रहा हूँ शायद। तो हम ये क्यों वर्बली जिसे कहते हैं, हम जुबान की भाषा से हम उसको थप्पड़ मार के आहत करते रहते हैं। अरे कोई आदमी आया है, गरीब से आदमी है, मुसीबत का मारा हुआ है, भगवान की कसम डॉक्टर के यहाँ और पुलिस के यहाँ जाना किसी को पसंद नहीं है। हमारी बात आप लोग मानेंगे ना? डॉक्टर के यहाँ और पुलिस के यहाँ जाने में किसी को आनंद नहीं आता है। हमको तो आज तक मेरी नौकरी में कोई नहीं मिला जो ये कहे कि साहब हमारी घर में हमारा बच्चा नहीं हो रहा था, तो आज मेरी बीवी जो है वो, उसको डॉक्टर ने कहा कि बच्चा होने वाला, मैं बड़ा खुश हूँ, तो मैं थाने आके मिठाई बांटने आया। नहीं, कोई आता ही नहीं है। जब भी आएगा यही बताएगा बेटी भाग गई है, आदमी मर गया है, ये हो गया, वो बस कुछ ना कुछ गलत चीज़ से। एक तो आदमी वैसे मुसीबत का मारा हुआ है, ऊपर से जो हमारे जो ड्यूटी अफसर साहब बैठे हैं या हमारे जो इमरजेंसी अफसर साहब हैं, उसको देख के लगता है जैसे कोरोना की बीमारी साक्षात आ गई है। बॉडी लैंग्वेज वो ऐसा बनाते हैं। क्यों भाई? हम में से कितने आदमी आते हो, हॉस्पिटल कभी गए हो ना, रात को रुके हो अपनी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बहन के लिए। एक बार जब आपका पेशेंट 4 बार खांसी करने लगता है तो आप दौड़ के जाते हैं हताश होकर के, सिस्टर ये जो देखिए ना खांसी नहीं बंद हो रही है, तो बुखार चढ़ रहा है। अब उस समय नर्स के पास तो 2 उपाय है, एक तो ये है कि चलो मैं चलती हूँ, दूसरा यार तेरे ऐसे अभी कुछ ही तेरा आदमी नहीं मरता, चिंता मत कर, हम तो डेली देखते रहते हैं ये सब। तुम्हें लगेगा यार सिस्टम मरे नहीं मरे, अभी मेरे को क्यों मार रही है, लगेगा ना? तो हम प्यार से क्यों नहीं बोल सकते कि एक कल्चर हम लोग शुरू करें जिसमें ये, हाँ, छोड़ना नहीं है गलत को छोड़ना नहीं है, परंतु ये नहीं होता मतलब कि हम जब तक
उसको हे दृष्टि से उसका उपहास ना करें जब तक हमने अपनी अथॉरिटी नहीं जमा रखी है। नहीं होता ऐसा। वी कैन बी नाइस, प्यार से बात करो ना, इज्जत से बात करो ना। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तो शायद यहाँ की भाषा थोड़ी वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में थोड़ी सी एग्रेसिव वे में बातचीत होती है, शायद इसका कंट्रीब्यूशन है या जो भी है। बहरहाल वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस कल्चर, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और ये बात हम और आप नहीं करेंगे, ये बात हमारे ड्यूटी अफसर साहब से शुरू होती है या हमारे बीट कांस्टेबल साहब से शुरू होती है। हो सके तो उनको ये बात कहने की चेष्टा करना। और हमारे वैसे ही बहुत सारे दुश्मन है। वेद प्रकाश जी बता रहे थे, वेदभूषण, कि आधी जनता हमें तो बिल्कुल ही माखौल हमारा उड़ाती है या हमसे मजाक करती है कि ऐसे एक बड़ा ही तुच्छ सा प्राणी आ गया है। हम कम से कम अपने आप में तो मिल के रहे ना, हमसे ये नहीं हो पाता है। तुम देखोगे एक पुलिस वाले को ना, उसकी टांग खींचने के लिए 12 पुलिस वाले तैयार रहते हैं हर समय। ये पता नहीं क्यों होता है, ऐसा होता है या नहीं? बिल्कुल होता है। हमें पुलिस वाले को मारने के लिए बाहर की ताकत की आवश्यकता नहीं होती। अपने आपके अपने ही जो है आस पड़ोस वाले, वही काफी हो जाते हैं। इस आदत से हो सके तो बाहर निकलो या शिक्षा दो। हमें तो वैसे ही बाहर चल के लात जूते खाने हैं, तो हम अपने घर में ही क्यों ये कुछ बाजारी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? और रिटायरमेंट के बाद में कसम भगवान की हर बल्ब फ्यूज हो जाता है, सब बल्ब 0 वाट का हो जाता है फ्यूज। एक दिन सबकी नियति यही होनी है। नौकरी माना सत्य नहीं है, रिटायर करना सत्य है। पैदा होना सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। तो जब पता है ये सत्य है तो किस बात का अभिमान है? किस चीज के लिए? कुछ कर सकते हो तो कर जाओ। रही बात मेरी, हम इस लायक भी नहीं थे जितनी मुझे इज्जत दी है दिल्ली पुलिस में। और दिल्ली पुलिस में मतलब आप सबों ने, आप लोगों ने मुझे जितनी इज्जत दी है शायद मैं उसका हकदार नहीं हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप सबों के कल्पना पे खरा उतर सकूं, जिससे आपको कभी मेरे बारे में ठेस ना लगे कि ये दीपक मिश्रा यही था क्या। कभी मुझे ये दिन ना देखना पड़े। इज्जत से आया था दिल्ली पुलिस में, इज्जत से रिटायर कर गया, इज्जत से निगमबोध घाट तक पहुंच जाऊं, यही इच्छा है। धन्यवाद। जय हिंद। तो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने मांग की थी कि दिल्ली का LG दीपक मिश्रा साहब को लगाया जाए, और आज भी हमारी यही डिमांड है। हमें चाहिए दिल्ली को दिलेर, मजबूत और एक दिशा देने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर। बेड पर लेटकर और कुर्सी पर बैठकर नहीं, मैदान में आने वाला LG चाहिए, जो दिल्ली को सुधार सके, दिल्ली को एक दिशा दे सके। तो हम तो आपके लिए रिटायरमेंट मानते ही नहीं आपको। 78 साल के जोए बाइडेन अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। हमारे बीच में वाजिद अली खान साहब आ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। काफी देर से आपका इंतजार था सर। आज बारिश बहुत ज्यादा थी, मैं समझ सकता हूँ, आप नोएडा से आए हैं, मजबूरियां रही है। आपका बहुत स्वागत है सर। प्लीज सर, आप वाजिद अली साहब हैं सर, BSF से रिटायर्ड DIG हैं। पिछले प्रोग्राम में हमारे बीच में शरीक हुए थे, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। वाजिद अली साहब एक बहुत दिलेर और जाबाज अफसर है, डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर रहे हैं, और BSF के अंदर जो उनके कारनामे हैं, यदि आप BSF वालों से पूछेंगे बताएंगे। बहुत दिलेर और बेहतरीन और एक कार्यकुशल एक ऑफिसर की जो तरीका होता है उस तरह के ऑफिसर रहे हैं। स्पेशली कश्मीर के अंदर जो पूरा टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया था, उसमें साहब ने अपनी बहादुरी, जांबाजी का, अपने जो नेतृत्व का परिचय दिया, वो तारीफ के काबिल है। तो अभी वाजिद अली साहब आए हैं। उससे पहले मैं नियमपाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वाजिद अली साहब को एक गार्लैंड और पटका पहना है। हम भी रिटायर्ड हुए हैं, और भी लोग भी रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े रिटायर होने के अफसर रिटायर होने के बाद भी ऐसे आइडिया दिमाग में आना। एक वेदभूषण साहब के जब ये क्लिक किया कि महासंघ बनाया जाए, आज ये दूसरा कॉन्फ्रेंस है, दूसरी कॉन्फ्रेंस है। मेरा इनके साथ करीब पिछले 30-35 साल से
महकमे का संबंध तो है, पारिवारिक संबंध भी हैं। तो मैंने कहा साहब आपको मान गए, इसका कोई उद्देश्य पॉलिटिकल नहीं है, राजनीतिक नहीं है, ना ही कोई सामाजिक उद्देश्य है इसका कि लड़कियों की शादी करनी है, बच्चे को गोद लेना है, पढ़ाना है, लिखाना है, गरीबों की मदद करनी है। लेकिन फोकस एक ही है कि अपनी पुलिस के लिए काम करना है। पुलिस चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी है या सर्विस में है, बेस धड़क आके बिना किसी हिचक के आके वो अपनी बात इस मंच पे उठा सकता है। उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। एक टीम इन्होंने बनाई है और अभी तो कारवां चला है, आगे देखो भीड़ अपने आप जुड़ती चली जाएगी। अभी फंड हमारे पास नहीं है कुछ, हम आपस में ही फंड इकट्ठा करके ये सब चला रहे हैं। आने वाले समय में ईश्वर ने चाहा तो काफ़ी फंड भी मिलेगा हम लोगों को, और बहुत अच्छा तरीके से जो जज्बा है काम करने का, वो वेदभूषण साहब को उससे हमें बड़ी प्रेरणा मिली। और देखिए, हालांकि फोर्स में यूनियन होना ठीक नहीं है, क्योंकि यूनियन होने से डिसिप्लिन समाप्त हो जाता है। ये विशेषकर रतन जी के लिए और जितने शहीद हुए हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी और बाकी और फोर्सेस के लिए, इतिहास में यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, इतिहास में यदि तुम्हें सम्मान चाहिए, धरा को तुम्हारे रक्त का परिधान चाहिए। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे इतिहास में नाम नहीं होगा। फिर धरा को आपको कफन का नाम लेना पड़ेगा अपने फूल से। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद। एक सम्मान के चिन्ह प्रदान करें, अपने हाथ से देके आए। आपका नंबर है, बहुत ही सुंदर। तो इस तरह हमारे बहुत सारे दिल्ली